जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं रोक सको तो रोक लो सीरीज में, जिसमें हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि ड्रीम्स क्या होते हैं और उसको गोल्स में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कशन की थी, वायलिन की एक स्टोरी सुनी थी, जिससे हमें पता लगा था कि कैपेबिलिटी कैसे एनहेंस होती है और उसका क्या फायदा होता है कैपेबिलिटी एनहेंस होने का। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अमिगडला और फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, वो गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। और जो जहां तक कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट की बात है, ये हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, एक वर्चुअस व्हील के साथ ही। दोस्तों, आप सबको भी पता होगा कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने कहा हुआ है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। प्रथम सुख निरोगी काया मतलब, निरोगी काया का मतलब होता है फिट एंड डिजीज फ्री बॉडी। माया का मतलब होता है धन दौलत, वेल्थ, मनी। तो उनका कहना था, और जो हम भी मानते हैं, कि अगर हमारी बॉडी फिट है तो हम पैसे कमा सकते हैं, अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है तो ना तो हम पैसे कमा सकते हैं, बल्कि जो जमा पैसे हैं हमारे वो भी खर्च हो जाते हैं। तो मैंने जो व्हील ऑफ वर्च्यू बनाया है, वो आपको मैं कुछ कंसेप्ट से समझाऊंगा कि प्रथम सुख और द्वितीय सुख दोनों हम इकट्ठे हासिल कर सकते हैं इस वर्चुअस व्हील को अपना करके। अब हम बात करते हैं वर्चुअस व्हील। वर्चुअस व्हील के 5 पहिए हैं। इसमें एक है ईट ऑप्टिमम। ईट ऑप्टिमम का मतलब होता है हमने खाना ऑप्टिमम खाना है। स्लीप हार्ड, अच्छा सोना है। वर्क हार्डर, उससे ज्यादा काम करना है। और वर्कआउट हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हमें वर्कआउट करना है। और इन सब चीजों को रिपीट करना है। एक बार आपने ये व्हील बना लिया तो ये व्हील आपको बना देगा। मतलब कि अगर एक बार ये व्हील को आपने फॉलो कर दिया तो आपके गोल को बहुत जल्दी अचीव करा देगा। ईट ऑप्टिमम की अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें, वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत चीजें अवेलेबल है, पर मेरा जो मानना है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ईट ऑप्टिमम का मतलब होता है हमें वो खाना खाना चाहिए जो सदियों से हमारे पूर्वज खाते रहे हैं, और हमें हमारी माता ने खिलाया, उनको उनकी माता ने, उनको उनकी माता ने, और इस तरह से चलता आ रहा है। हम जिस इन्वायरमेंट, जिस इकोलॉजिकल कंडीशंस में, जिस एरिया में, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पे उस एरिया में जो चीज़ इजीली उगती है, इजीली बनती है, वो हमारे लिए दी बेस्ट होती है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मौसमी फल, जो भी सलाद मिलते हैं, वो हमें उसके अलावा अपने शरीर की जो भी पूर्ति चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लो, विटामिन्स कह लो, मिनरल्स कह लो, एंटीऑक्सीडेंट, सब चीजें उससे मिल जाती हैं। हमें कोई एग्जॉटिक डाइट लेने की बेसिकली जरूरत नहीं। बाकी ज्ञान बहुत है सोशल मीडिया पे, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। सेकंड टॉपिक है स्लीप हार्ड। स्लीप के बारे में मेरे को बहुत मटेरियल देखने में नहीं आता आमतौर पे, जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं। तो जो स्लीप का मुद्दा है, इस पे मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा, और मैं इसके बाद ही हम स्लीप पे डिस्कस करेंगे कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट होती है। बेसिकली स्लीप हमारे शरीर के 9 महत्वपूर्ण हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। उनकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। उनकी एक एक करके यूज और काम हमारी बॉडी में क्या होता है और हमारे गोल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर एक वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वर्कआउट दो चीजें करता है। कुछ तो वो केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स रिलीज करता है, विच आर अगेन वेरी मच नीडेड बाय अवर बॉडी। और दूसरी चीज वो करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसको मैं समझाऊंगा न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, उसकी एनहेंसमेंट से क्या फर्क पड़ता है, और इन सब चीजों का हमारे काम पे क्या असर होता है, और हमारी एफिशिएंसी कैसे एनहेंस होती है। अब हम चलते हैं स्लीप के ऊपर। देखो, रोल ऑफ स्लीप इन अचीविंग अवर गोल। गोल हम तब अचीव करेंगे जब हम, हमारा पहला गोल है प्रथम सुख निरोगी काया, हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दैट इज अवर फर्स्ट गोल। स्लीप क्या क्या रेगुलेट करता है? कॉर्टिसोल रेगुलेट करता है, हार्मोन है ये। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। थायराइड को रेगुलेट करता है। हंगर हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन, लेप्टिन एंड ग्रेलिन, इनको रेगुलेट करता है। मेलेटोनिन को रेगुलेट करता है।
और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये दीज आर 9 हार्मोन जिसको वो डायरेक्टली स्लीप रेगुलेट, स्लीप माने नींद, एक अच्छी नींद। अब मैं आपको एक एक करके इनकी डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आएगा और कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो नींद है, स्लीप है, अगर हम एक बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं रात को 8-9 घंटे की अंधेरे में, तो हमारा कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन, मात्रा कम हो जाती है। जब कॉर्टिसोल की मात्रा कम होती है तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस नहीं होता। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई, तो इमीडिएट जो असर होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है, थायराइड के फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उनका इम्बैलेंस हो जाता है, शुगर शूट अप हो जाती है, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम तक फर्क पड़ता है अगर हम सोते नहीं है ठीक से। तो कॉर्टिसोल क्या करता है बेसिकली, अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाता है। बेसिकली जो कॉर्टिसोल है, इट इज प्रिकर्सर टू प्रोजेस्टेरोन। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि कॉर्टिसोल में कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद में ये प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। अगर कॉर्टिसोल प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब कि कॉर्टिसोल की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का आपस में बैलेंस बिगड़ जाएगा, ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी प्रोजेस्टेरोन की, तो नेचुरली वो बन नहीं रही क्योंकि कॉर्टिसोल हाई है। तो इसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल लेडीज के लिए। इरिटेबिलिटी हो जाती है, पेन्स हो जाते हैं डिफरेंट तरह के, उनके अंदर एनर्जी लेवल घट जाता है, और देर आर सो मेनी अदर इश्यूज, जैसे कि मेमोरी लॉस होना, पाल्पिटेशन होना, ये सब चीजें उसके कारण होती हैं। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो थायराइड का लेवल घट जाता है, मतलब थायराइड की जो फंक्शनिंग है, थायराइड इज अ ग्लैंड बेसिकली, थायराइड की फंक्शनिंग कम हो जाती है, मतलब T3 T4 का सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा, और इसके कारण पिट्यूटरी पे लोड पड़ेगा और पिट्यूटरी TSH को ज्यादा सिक्रीट करेगी। तो थायराइड फंक्शन रिड्यूस होने का मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, होने का मतलब है T3 T4 का कम होना, TSH का बढ़ जाना। और आपको सबको पता है कि थायराइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म अगर रिड्यूस होगा तो हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। जिनको थायराइड इश्यूज है उनको सबको पता होता होगा। और इनका हल क्या है, रात को एक अच्छी नींद लेना। तीसरी चीज हंगर हार्मोन्स की हम बात करते हैं। हंगर हार्मोन्स, इंसुलिन सबने नाम सुना है, एक लेप्टिन होता है, ग्रेलिन होता है। इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज को की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ग्लूकोज के अपटेक में हेल्प करता है, ग्लूकोज के कन्वर्जन में हेल्प करता है, ग्लूकोज से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें हेल्प करता है। जो लेप्टिन है, और अगर ग्लूकोज का इंसुलिन कम हो जाता है किसी कारण से तो डायबिटीज हो जाती है, हम सबको पता है। लेप्टिन बेसिकली एपेटाइट, लेप्टिन और ग्रेलिन दोनों एपेटाइट और फूड इनटेक को रेगुलेट करते हैं। लेप्टिन अगर बढ़ता है तो ये हमारे जो इनटेक है उसको रिड्यूस कर देता है, और हमारी जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है। मतलब एक तो हमें भूख कम लगती है, और ऊपर से जो हम खाते हैं हमें जल्दी से ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया। ग्रेलिन उसका उल्टा है, हम ग्रेलिन हमारी एपेटाइट बढ़ाता है, भूख ज्यादा बढ़ाता है, और जब हम खाते हैं तो वो ये भी हमें रोकता है जानने से कि हमारा पेट भर गया, और हम एक तरह से खाते चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं ठूसना, ठूसते चले जाते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है आपको पता है। तो अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है तो इंसुलिन, लेप्टिन और ग्रेलिन, ये तीनों के तीनों इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन हमारा पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है जब हम अंधेरे में सोते हैं रात को। डीप स्लीप एट नाइट इन डार्कनेस में मेलेटोनिन रिलीज होता है। मेलेटोनिन हमारी जो सर्केडियन रिदम है, मतलब कि सोना और जागने का जो सर्कल है उसको रेगुलेट करता है, प्लस ये 500 डिफरेंट तरह के जीन्स को अफेक्ट करता है, जिनमें से कुछ जीन्स इम्यूनिटी को भी रेगुलेट करते हैं। सो मेलेटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी नींद ठीक नहीं है तो मेलेटोनिन खराब हो जाएगा, मेलेटोनिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे ही मेलेटोनिन की कम होगी, अगेन हमारा स्लीप और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, और हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके कारण बहुत सारे इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। एक और हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमें हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मसल डेवलपमेंट, जनरल मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी इश्यूज, इन सब, और जनरल रिपेयर। बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनमें तो ग्रोथ में काम आ रहा है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, मान लो ऑफिस गए,
हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी घर में काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता रहता है, कुछ ना कुछ छोटी-छोटी इंजरीज़ होती रहती हैं। उन इंजरीज़ को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिपेयर करता है, जब हम रात को गहरी नींद में सोए होते हैं तब। अगर हमारी नींद डिस्टॉर्ट हो गई तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एक इश्यू और जो मेरे को मतलब मेरे से रिलेटेड है, मेरे इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वो है जिम से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे जिम जाते हैं और वेट ट्रेनिंग करते हैं। जब वो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो मसल को फाड़ते हैं। जो मसल है उसमें इंजरी होती है, जो मसल इंजरी होती है उस मसल की रिपेयर होनी होती है। उसके लिए रॉ मटेरियल चलता है चाहिए होता है प्रोटीन। तो लोग नॉर्मली प्रोटीन खा लेते हैं पर वो नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, और जो भी उनमें से नींद प्रॉपर नहीं ले पाएगा उसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा और उसकी बॉडी बनेगी नहीं, हम जिसको कहते हैं उसकी मसल ग्रोथ रुक जाएगी। अदरवाइज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मैंने पर्सनली 75 ईयर्स की एज में भी लोगों को इसको लेते हुए देखा है, जिनकी नींद बहुत अच्छी होती है और जो उसको अच्छे से रेगुलेट करते हैं और उनके अंदर नई मसल ग्रोथ भी होती है। तो बेसिकली ये 9 हार्मोन्स हैं जिनको सिर्फ एक अकेला स्लीप रेगुलेट करता है। इनका एक बैलेंस्ड कॉकटेल हमें बॉडी में चाहिए होता है, और अगर हमें ये कॉकटेल चाहिए तो ये कॉकटेल हमसे सिर्फ एक ही फीस डिमांड करता है, और वो फीस है a good night sleep in complete darkness, and you will enjoy all these things. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट है मेरा वर्कआउट पे। आई एम ए फैन ऑफ वर्कआउट, फिटनेस फ्रीक हूँ मैं, मतलब आई लव टू डू जिमिंग, हैवी जिम। लेकिन खाली जिम से नहीं, जिम अगर मैं वर्कआउट की बात करता हूँ, जिम हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, योगा हो गया, एनीथिंग एल्स। सबसे पहली चीज जो वर्कआउट करता है वो करता है इंक्रीजेस द न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं, बिलियंस ऑफ नर्व्स हैं, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ साइनेप्स के साथ में बातचीत करते हैं साइनेप्स के थ्रू। एक नर्व दूसरे नर्व से जो बात करता है साइनेप्स के थ्रू, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे कि एसिटाइलकोलाइन हो गया, वो साइनेप्स मेम्ब्रेन में एक नर्व से दूसरे नर्व में जाता है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करता है, और उसके साथ ही दूसरी जो रिसीविंग नर्व है वो उसको डिकोड करता है और उसको समझ में आने लगता है कि इसने क्या मुझे मैसेज ट्रांसफर किया, और उस मैसेज के ऊपर वो काम करना शुरू करता है। इस तरह से हमारे जो नेटवर्क बना होता है वो एक जनरल एक एनाटॉमिकल पार्ट है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि इसी तरह का न्यूरल नेटवर्क नया बनाना इन रिस्पॉन्स टू सम इंजरी ऑफ ए पार्ट और लर्निंग ए न्यू स्किल। मान लो आज आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो एक पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया में साइकिल को जो चलाते टाइम जो बैलेंस चाहिए, जो स्पीड चाहिए, जो पावर चाहिए, जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए, उस ब्रेन का एक पार्ट को एक्टिवेट कर देगा। दूसरी बार हम मान लो स्विमिंग सीखते हैं तो एक दूसरे पार्ट को एक्टिव। अब ये क्या हो रहा है, अगर जिस जिस पर्सन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ज्यादा होगी वो इन चीजों को बहुत जल्दी पिकअप करेगा। खाली साइकिलिंग और एक्टिव वाली नहीं, अगर हमने कोई स्किल लर्न करनी है, मान लो म्यूजिक सीख रहे हैं, गाना गाना सीख रहे हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं, एक नई मेंटल कैपेबिलिटी सीख रहे हैं, मान लो मैथमेटिकल क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर तरह की हमें वो चाहिए, तो उस सब चीजों में जिसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्किल एक्वायरिंग की स्पीड ज्यादा हो जाती है। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ये जिम और एक्सरसाइज से इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि आपकी कैपेसिटी एक नई चीज को सीखने की बढ़ जाती है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जिसमें स्पोर्ट्स पीपल इंजर्ड हुए, जैसे कि एक सूरमा मूवी आपने देखी होगी, संदीप जी की रियल लाइफ स्टोरी है, और उसके अंदर उनको इंजरी हुई थी उनको स्पाइनल नर्व में, और उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण वो दोबारा से खेल पाए। इस तरह से स्पोर्ट्स जगत में बहुत सारी स्टोरीज है, मैं कभी सुनाऊंगा आपको, कि जिसमें उनको डॉक्टर्स तक ने मना कर दिया था कि वो खेल नहीं पाएंगे, खेलना तो छोड़ो, रनिंग तो छोड़ो, वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, और वो ओलंपिक्स तक पहुंचे, ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो हमारा ब्रेन होता है, मान लो ये ब्रेन है, उसके अंदर उस पर्सन की जो भी एक्टिविटी है, मान लो रनिंग की है, अगर वो ब्रेन के इस हिस्से में ऑपरेट करता है और वो पर्सन इंजर्ड, वो ब्रेन का एरिया इंजर्ड किसी कारण से हो जाता है, और वो बंदा काम छोड़ता नहीं है, करता रहता है, तो क्या होगा, ब्रेन इस इंजर्ड एरिया को छोड़ के किसी और एरिया को इस काम के लिए जो वो कर रहा है स्पेशलाइज करना शुरू करता है। दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी।
और ये भी हाल ही की रिसर्च है कि ऐसा होता है। पहले लोग सोचते थे साइंटिस्ट कि ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, बट इट डज हैपन, और ये कमाल की चीज़ है और ये वर्कआउट से ही होता है। अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत अथाह बेनिफिट होगा। उसके अलावा जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन का बताता हूँ। एंडोर्फिन का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो यह एंडोजिनस मॉर्फिन। मॉर्फिन आप सबको पता होगा कि ओपियम का एक्सट्रैक्ट होता है मॉर्फिन, और वो एक शेड्यूल्ड ड्रग भी होती है। एंडोर्फिन जब हम हैवी जिम करते हैं हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। वो एंडोर्फिन पेन सेंटर ब्रेन में जाके जो पेन सेंटर से उनको हाइड कर देते हैं, हमें पेन कम फील होता है, और ये तीनों मिलकर के हमें एक फील गुड फैक्टर देते हैं। जो लोग जिम जाते होंगे, जो हैवी जिम करते हैं, टू फेलियर तक जो जिम करते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर बाद उनको इतनी एक फीलिंग आती है ना गुडनेस की और एक वेल बीइंग की, जिसको जिसने फील किया है वो ही समझ सकता है कि ये क्या फीलिंग है। इट इज मच बेटर देन एनी अदर फीलिंग एवर। इसलिए एडिक्शन टू ए जिम, एडिक्शन टू ए वर्कआउट इज मच मच बेटर देन एनी अदर एडिक्शन। और कुछ लोग जो रेगुलर जिम जाते हैं, जिनको इस चीज की आदत लगती है, दिस इज हैबिट फॉर्मिंग एंड इट इज ए पॉजिटिव हैबिट। प्लस इसके साथ में हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी तो मिल ही रही है। आप देखो, जो प्रोवाइडेड कि हम ऑर्गेनिकली अपने आप को डेवलप करें। लोग जिम जाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक चीजें भी यूज करते हैं, विच आई नेवर रिकमेंड। अब हम आते हैं दोबारा से कि वर्चुअस मील ने हमारी लाइफ में क्या किया। हमने खाना खाया ऑप्टिमम जो हमें चाहिए, हम नॉर्मल खाना खाते हैं और हमारी बॉडी भी बनती है, सब कुछ मिलता है। स्लीप हार्ड करते हैं, वो 9 हार्मोन्स जो मैंने डिस्कस किए थे वो बैलेंस होते हैं, वो हार्मनी में आते हैं। वो कॉकटेल हमें एक फील देते हैं, बहुत जबरदस्त फील देते हैं जब हम नॉर्मलाइज और हेल्दी फील करते हैं। सेम चीज वर्कआउट करता है, फील गुड फैक्टर रिलीज करता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी देता है। जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, वी आर रेडी टू लर्न एनीथिंग एंड मिंगल विद एनीबॉडी। और इन सब चीजों के साथ में जब हम अपने काम में फोकस करते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव के अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपको ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको काम कराते हैं और आपको एक फील देते हैं। मुझे बात करते हुए अब याद आ रहा है कि एक फीलिंग होती है। मैंने आईएएस का एग्जाम कुछ टाइम पहले दिया था। प्री क्लियर हुआ, मेंस की हमने तैयारी शुरू की और पता लगा कि मेंस में एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं ऐसे एग्जामिनेशन। ऐसे का पेपर 3 घंटे का वो पेपर होता है, उसमें 7-8 टॉपिक मिलते हैं। उस 7-8 टॉपिक में से एक ही टॉपिक को चुन करके आपने पूरे 3 घंटे में उसको लिखना होता है। उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं और कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड, इस तरह से टॉपिक होते थे। जब मैं उसकी तैयारी कर रहा था, जब मैंने एग्जाम दिया था तब एक होता था, आज की डेट में 2 पेपर होते हैं 125 मार्क्स के। उस वक्त मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट कुछ टॉपिक्स तैयार किए थे। उनमें से एक टॉपिक था जॉय डी वेव, JOIDEVIVRA, जॉय डी वेव बोलते हैं उसको। उसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग इज जॉय ऑफ बीइंग अलाइव। हम में से कितने लोगों में होता है ये कि हम इसलिए खुश हैं कि हम जिंदा हैं, इसलिए नहीं कि हमें डीए लग गया, कि हमारा पे स्केल रिवाइज हो गया, कि हमें सरकारी नौकरी लग गई, कि मेरे क्रश ने मुझे हाँ कर दिया। नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर अलाइव यू आर सो हैप्पी। जब आप इस मूड से किसी भी काम को सीखते हैं और उसको करना शुरू करते हैं, यू अचीव परफेक्शन वेरी फास्ट। आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है और वहां पर आपको चीजें सीखने में टाइम नहीं लगता है। यू लर्न सो फास्ट एंड यू एडजस्ट सो फास्ट कि आपको ही नहीं पता लगता कि आप यहाँ कब आए और कब आपने काम सीखा। आप एक जॉब से दूसरी जॉब करते हो, एक काम से दूसरा काम करते हो ना, इट हैपेंस एज इफ इट इज वेरी नेचुरल। चेंज इज नेचुरल। जय हिंद।